जो पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो होता है सबसे पहले कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली लाइफ से किस चीज़ से रिलेटेड है कि हम हर दिन खाना खाते हैं, कि हर वक्त दिन में कोई 3 बार कोई 4 बार, लेकिन हर दिन खाना खाते हैं। तो इसलिए डेली लाइफ में हर दिन देखा जाता है, इसलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी। फिर सर्वाइव करने के लिए भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक ओवरव्यू बनाऊँ कि जनरली होता क्या है, तो होता ये कि सबसे पहले आप क्या करते हो, इंजेक्शन करते हो। क्या करते हो, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को अंदर, मतलब खाना कोई भी चीज़ आप खाते हो उसको कहते हैं इंजेक्शन। उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ खाना खाते हो आप माउथ में रखते हो, फिर वो इसोफेगस में जाता है, फाइनली स्टमक में जाता है। और डाइजेशन जो है वो तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जैसे आप इंजेक्शन करते हो, जैसे आप कोई चीज़ खाते हो तो अल्टीमेटली उसका होना क्या है, उसका होना है डाइजेशन। तो डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन हो चुका है, जो भी आपने खाया वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन। उसका तो होना चाहिए एब्जॉर्प्शन। तो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा सा कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो स्टमक से भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन मेनली जो सब्सटेंसेज जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किससे होते हैं, वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले खाना खाया, वो फिर डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे उसमें टूट गए, पार्टिकल्स में टूट गया। फिर क्या होगा, वो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका क्या होना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ताकि उस इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये सब टूटा कहाँ पर है, ये सब मतलब ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ है प्रोडक्ट्स का, फाइनल जो एंड प्रोडक्ट्स जो बने वो कहाँ पे बने, वो बने इंटेस्टाइन में और स्टमक में। तो एट द एंड क्या होना चाहिए, वो बॉडी के तो हर एक सेल में पहुँचाना है। तो बॉडी के हर एक सेल में पहुँचाने के लिए क्या होना चाहिए, उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा पहले स्टमक और इंटेस्टाइन से। स्टमक और इंटेस्टाइन से उसको फाइनली ब्लड, स्टमक और इंटेस्टाइन से उसको फाइनली ब्लड में जाना होगा। तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन होता है कि एक बार ब्लड में चला गया, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। असिमिलेशन क्या होता है, एक बार ब्लड में चला गया, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना, उसको कहते हैं असिमिलेशन। और फाइनली क्या होता है, अब होता है ये, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ पार्ट जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसको क्या होगा ना, बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। तो ये जो है एक बेसिक ओवरव्यू है कि आप जो कोई भी चीज़ खाते हो तो उसका अल्टीमेटली होता क्या है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊँ, तो आपने कोई चीज़, जैसे कोई कोई फूड पार्टिकल आपने खाया, कोई फूड पार्टिकल खाया तो क्या होगा, वो नीचे इसोफेगस से नीचे उतरेगा और ये आपके स्टमक में जाएगा। तो कोई भी फूड पार्टिकल खाया, ये आपने कोई फूड पार्टिकल खाया, वो फाइनली उतरा इसोफेगस से, फाइनली आपके स्टमक में चला गया। स्टमक में उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। स्टमक में क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन शुरू होगा। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगा। उसके बाद क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इवन फर्दर ब्रेक डाउन होगा। मेनली जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो उसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का होता है, फैट्स बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते हैं, मतलब बहुत थोड़े से होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े से होते हैं। मेन जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी तो बस एक ओवरव्यू, जब डिटेल में आओगे तो सब समझ में आ जाएगा कि फूड, असली फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ में होता है या नहीं होता, स्टमक में होता है या नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या नहीं होता। वैसे ही प्रोटीन्स का कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। वैसे ही कार्बो उसका फैट्स का होता है, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। तो एक एक का ट्रेस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, किसी ने कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड खाया तो कैसे डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर प्रोटीन खाया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर फैट खाया तो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक एक का ट्रेस करेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू है। तो मान लिया कोई खाना खाया, उसका ब्रेक डाउन हो गया, कुछ स्टमक में हो गया और कुछ इंटेस्टाइन में हो गया। तो अब दिख रहा है पहले एक बड़ा बड़ा पार्टिकल खाया था, लेकिन वो क्या फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब क्या इंपॉर्टेंट, अभी तो ये इंटेस्टाइन में ही है, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। अब लेकिन ये तो पहुँचाना है पूरे बॉडी को, क्योंकि खाना तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के लिए नहीं खाते। तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं आसपास, ब्लड वेसल्स होते हैं, और क्या होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं। ग्रीन से मैंने लिम्फेटिक्स बना दिए। तो फाइनली क्या होता है कि इनका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ये लिम्फेटिक्स और फिर ब्लड में आ जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकलना ज़रूरी है, तो इस वस्तु को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से इसके वॉल को क्रॉस करके लिम्फेटिक्स में चला जाता है और ब्लड में चले जाता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसका ठीक है, अभी ब्लड में आ गया, ठीक है, अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में था, अभी कहाँ पे आ गया, अभी ब्लड में आ गया। अभी क्या होता है, बॉडी के सारे उसको पहुंचाना ज़रूरी है, इसको बॉडी के सारे सेल्स को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड है, तो मेरे हैंड के सेल को भी चाहिए होगा ये एनर्जी, मेरा एक हैंड का सेल है। तो ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल जो है पूरे बॉडी में फैलती होंगी, ब्लड वेसल जो है पूरी बॉडी में फैलती हैं, तो अलग अलग जगह उसको कैरी करेंगी वो, तो ये यहाँ पे कैरी करेंगी।
तो न्यूट्रिएंट जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ था, फाइनली पूरा बॉडी में फैल गया है, तो बॉडी के अलग अलग सेल्स में जा चुका है। तो अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करना है, मेरे हैंड को सेल को चाहिए, मेरे पैर के सेल्स को चाहिए, मेरे लीवर के सेल्स को चाहिए, मेरी किडनी के सेल्स को चाहिए, तो अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, जहाँ अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। अब फाइनली क्या होता है कि बहुत सारा एब्जॉर्ब हो गया, अब कुछ पार्ट जो ऐसे ही रह गया या कुछ पार्ट वेस्ट रह गया, कुछ वेस्ट पार्ट है, उसको बाहर एक्सक्रीट करना है। उसको क्या करना है? एक्सक्रीट करना है। जो काम वाली चीज़ थी वो तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जो बचा, ऐसे थोड़ा है कि जो भी हमने खाया वो सारा काम की चीज़ होती है, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है उसकी, तो उसको क्या किया जाता है? उसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। अब एक्सक्रीट वर्ड यूज़ करना गलत है। एक्सक्रीट वर्ड बेसिकली यूरिन के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? एजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फीसेस के थ्रू रिमूव होंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बाहर हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एजेशन। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि आप खाना खाते हो तो एक्जैक्टली होता क्या है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। इंजेक्शन होता है, आपने खाना मुंह में डाल दिया। डाइजेशन, फिर वो नीचे आता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है, कुछ माउथ में होता है हल्का सा, सलाइवरी या माइलेज होता है माउथ में, वो डाइजेस्ट करता है, वो सब डिटेल में आएगा। फिर क्या होता है? इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन ये हो गया, एब्जॉर्प्शन मतलब इंटेस्टाइन से, स्टमक से भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं। कौन से कंपाउंड स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं, कौन से कंपाउंड स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हैं, वो भी आगे डिटेल में आएगा। अभी बस एक ओवरव्यू है। तो वो एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है? फिर वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको असिमुलेशन कहते हैं। और फाइनली क्या होता है? जो पार्ट वेस्ट रह गया, मतलब जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो वेस्ट होगा, वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, उसको कहते हैं एजेशन। तो एक बेसिक ओवरव्यू था। अब ये पढ़ने से पहले, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डाइजेशन पढ़ रहे हो तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ों से बना हुआ होता है। तो अगला चीज़ जो है वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का होता है, ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो किन चीज़ों से बना हुआ है। मैंने नोट्स जो है पीडीएफ में लिंक के साथ अटैच कर रखा है, तो उसका आपको साथ में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे पीडीएफ में लिंक पे वो नोट्स मिल जाएगा। आप लिंक नीचे उसमें जाओ, नीचे लिंक में आपको वो जो है पीडीएफ अटैच्ड होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो नोट्स। तो जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सेम चीज़ उसी में से उठा के पढ़ा रहा हूँ, तो नोट लिखने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो अगला क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना कैसे होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से बना होता है। किन 2 चीज़ों से बना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? जो पहली चीज़ जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ होता है वो है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा चीज़ जिससे बना होता है वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब अगर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है एलिमेंट्री कैनाल बोल तो दिया, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल में ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी। फिर एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है? उसके बाद अगला आता है ईसोफेगस। माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, बकल कैविटी, ईसोफेगस, फिर नीचे किस में उतरेंगे? फिर उतरेंगे स्टमक में, और स्टमक के बाद किस में उतरेंगे? इंटेस्टाइन में उतरेंगे, ऑर्डर में। अब इंटेस्टाइन फर्दर पता है कि दो पार्ट में होते हैं। इंटेस्टाइन दो होता है, एक होता है क्या होता है? एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल आई लिख दिया है इंटेस्टाइन। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स में होता है। अभी बस एक ओवरव्यू है, इसलिए सब कुछ ये पहले भी पता होगा आप लोगों को। डुओडेनम, जेजुनम, फाइनली इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो भी 3 पार्ट्स में होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। अब साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का नहीं बना होता, कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो मेनली कौन से ग्लैंड्स होते हैं देखे जाते हैं? एक तो सलाइवरी ग्लैंड देखा जाएगा। अब सलाइवरी ग्लैंड फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, तो जब सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। फिर क्या होता है? फिर लिवर होता है। फिर क्या होता है? गॉल ब्लैडर। इन सब का रोल पढ़ेंगे डाइजेशन में, अभी बस एक ओवरव्यू है। और फिर पैंक्रियास। तो ये एक बेसिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का होता है उसका ये बेसिक है कि ये ऐसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है। अभी तो सिर्फ नाम है, एक का फंक्शन पढ़ा जाएगा। उसके बाद अब एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक 6 से 9 मीटर लॉन्ग कैनाल होता है। कितना? 6 से लेकर 9 मीटर लॉन्ग कैनाल होता है।
ये स्टार्ट करता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है माउथ से, ये माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे करता है, एनएस पे एंड करता है। उस पूरे कनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो माउथ से स्टार्ट करता है और स्टार्ट्स एट माउथ एंड एंड्स एट एनएस। तो माउथ से स्टार्ट करता है और एनएस पे एंड करता है। अब होता क्या है कि अब आप पढ़ रहे हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे बॉडी में, मतलब सब कुछ अपने बॉडी से लिंक करके पढ़ना है। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत आसान है, बॉडी में लिंक कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, इससे इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कि इतना कोई पूछे कि स्टमक किस साइड होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लिवर कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होता है, पैंक्रियास कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होता है। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन किस साइड होता है। तो एक ये डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आपको याद हो जाएगा कौन किस साइड होता है। ये जो है, अब ये मैंने मान लिया कि ये जो है मेरा, ये राइट साइड है, इधर जो बनेगा वो राइट साइड है, और इधर जो है मेरा वो लेफ्ट साइड है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से माउथ से स्टार्ट हुआ, ये बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस आया, ईसोफेगस फाइनली किस में ओपन करेगा, ईसोफेगस फाइनली ओपन करेगा स्टमक में, ईसोफेगस स्टमक में ओपन करेगा, स्टमक फाइनली किस में ओपन करेगा, स्टमक जो है जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है मैं लार्ज इंटेस्टाइन में पिंक से बना रहा हूँ। ये खुल गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुल गया। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से नीचे उतरता है, फिर कैसे फिर होता है यहाँ पे ऐसे। अब कुछ ग्लैंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ क्या होती है, ग्रीन से बनाता हूँ, लिवर यहाँ पे होता है। फिर क्या होता है, एक होता है पैंक्रियाज। ये क्या होता है, पैंक्रियाज कहाँ पे होता है, पैंक्रियाज बनाता हूँ मैं इससे, पैंक्रियाज यहाँ पे होता है। तो अब तो यहाँ क्या दिख रहा है, स्टमक किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो स्टमक कहाँ पे होता है, स्टमक होता है लेफ्ट साइड पे। उसके बाद लिवर कहाँ पे होता है, लिवर किस साइड है, राइट साइड। लिवर कहाँ पे, राइट साइड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीकम, तो इतने एरिया को सीकम कहते हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब जो अब हमारे काम की नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स में काम करता है, वो है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स किस साइड है, वो राइट साइड पे। जब लार्ज इंटेस्टाइन डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आएगा, लेकिन अभी बस मैं बता रहा हूँ कि एक आइडिया होना चाहिए बॉडी में रफली, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना तो इतना तो पता होना चाहिए कौन किधर है। तो अपेंडिक्स किस तरफ होता है, राइट साइड होता है। अपेंडिक्स किधर होता है, राइट साइड होता है। तो अगली बार राइट साइड पे, मतलब एक अपेंडिक्स का पेन किस साइड फील करेगा आदमी, राइट साइड पे फील करेगा। उसके बाद एक पैंक्रियाज कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। पैंक्रियाज जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। कम से कम इन 4 स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अब साथ में होता है कि सीकम के बाद क्या आता है, कोलॉन होता है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से स्टार्ट हुआ है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ एंड हुआ। तो ये होता है असेंडिंग कोलॉन, ये होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, ये होता है डिसेंडिंग कोलॉन। तो असेंडिंग कोलॉन किस तरफ होगा, राइट साइड पे। फिर डिसेंडिंग कोलॉन किस तरफ होगा, वो होगा लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए इन 4 का बताना चाहिए। बाकी अगर याद रख सको कि असेंडिंग कोलॉन होता है राइट साइड पे और डिसेंडिंग कोलॉन होता है लेफ्ट साइड पे। तो ये था एलिमेंट्री, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे दिखता है हमारा, किन किन चीज़ों से किन चीज़ों से बना हुआ होता है, इन चीज़ों से बना हुआ होता है वो। ये मतलब एक बेसिक ओवरव्यू था, फ्रेमवर्क था एक। और फिर ये एक मैंने एग्जैक्ट पोजीशंस बता दी कुछ चीज़ों की जो पता होना चाहिए। मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए आपकी बायोलॉजी के स्टूडेंट को, स्टमक किस तरफ होता है, लिवर किस तरफ होता है, अपेंडिक्स किस तरफ होता है, पैंक्रियाज किस तरफ होता है। 6 to 9 मीटर लॉन्ग कनाल होता है। तो ये था एक बेसिक किसके बारे में, डाइजेस्ट के इंट्रोडक्शन था एक तरह से, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है उसका एक इंट्रोडक्शन था ये।